के शो में। निजाम वापस पटरी पर, शाहिद खाकान नए वजीर आजम मुंतखब। मैं 45 दिन के लिए हूं, 45 घंटे के लिए हूं। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूं और मैं काम करने आया हूं, मैं सीट गर्म रखने नहीं आया। काम करने आया हूं, सीट गर्म करने नहीं, नए वजीर आजम की वजाहत। पीटीआई के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे वाज़ेह तौर पर 195, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 195 मुख्तलिफ अमेरिकन जो कॉरपोरेशंस हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनसे इन्होंने पैसे वसूल किए। चंद महीनों की बात है, हम नहीं समझते कि ये लोग हुकूमत चला सकते हैं। रवादारी की सियासत नए वजीर आजम के लिए कितना बड़ा चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम दिन आज पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन लिखा भी जाएगा और है भी, क्योंकि पाकिस्तान जो निज़ाम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद निज़ाम को नुकसान हुआ है या ये निज़ाम पटरी से उतर गया है, उस हवाले से वो तमाम खदशात कुछ हद तक आज दूर हुए। अनसर्टेनिटी के बादल जो छाए हुए थे, जो मंडला रही थी काली घटा, उसके बारे में कि जमहूरियत को शायद नुकसान पहुंच जाए, सिस्टम पटरी से हट जाए, निज़ाम इस पर मुतासिर हो जाए, इदारों में तसादुम हो जाए, जो पिछले कुछ दिन कुछ माह से हम मुसलसल चीज़ें सुन रहे थे, उस हवाले से तसल्ली बख्शी इस तरह रहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और वज़ीर आज़म मुंतखब हुए 221 वोट्स के साथ। और एक अहम बात, क्योंकि हमने देखा कि सियासी तौर पर तो अपने अपने कैंडिडेट, जो कि जमहूरी अमल है, हर पार्टी ने कोशिश की कि अपने कैंडिडेट्स खड़े किए जाए। जमात इस्लामी ने, इसके अलावा मुत्तहिदा ने सपोर्ट किया PMLN को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवीद कमर साहब को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब शेख रशीद साहब जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, उनको इलेक्शन में खड़ा किया। लेकिन हमने ये देखा कि सियासी जो भी गुफ्तगू हुई, जो भी मामलात हुए, वो असेंबली के अंदर आते हुए हमें नजर आए। ये एक खुशाइंद बात थी, क्योंकि इससे पहले जो हम देख रहे थे कि मामलात मीडिया में, जलसों में, इसके अलावा टॉक शोज में ज्यादा जेरे बहस आ रहे थे और पार्लियामेंट को एक तरह से बिल्कुल ही आर्टिफिशियल एक सामने चीज नजर आती थी, जहां ना वजीर आजम खुद जा रहे थे ना अपोजिशन जाती थी। आज भी इमरान खान साहब ने इतना बेहतर नहीं समझा कि इस अहम तरीन इजलास में, जिसके लिए वो खुद रहते हैं जी कि वो वजीर आजम बनेंगे, लेकिन किसी और के इंतखाब में शिरकत करके, बल्कि अपने कैंडिडेट, नॉमिनेटेड कैंडिडेट शेख रशीद को वोट देने भी वो असेंबली नहीं आए। तो इमरान खान साहब नहीं आए और इसके साथ साथ ये देखते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पार्लियामेंट की बात तो उन्होंने की है, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नून लीग कर रही है, वो कितने इजलासों में शिरकत करते हैं आगे चल के पार्लियामेंट के, ये भी देखना होगा। मुल्क इंतहाई अहम दोराहे से गुजर रहा है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि सिर्फ सियासी तौर पर, बल्कि कुछ माशी चैलेंजेस का जिक्र शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी तकरीर में भी किया है। उन्होंने टैक्सेस की बात की है, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है। सिर्फ ये बताता चलूं क्योंकि पाकिस्तान शायद खतरात हैं कि दोबारा एक IMF के प्रोग्राम में जाए। जिस तरह हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हमें नजर आता है, तो आइंदा एक साल जो होगा, अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा 45 दिन के लिए वो आए हैं, या जितने दिन के लिए भी वो आए हैं, वो बहुत कुछ करेंगे, तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट टाइम होगा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के अंदर आगे का जो डायरेक्शन है वो तय होना है। हमें ये तय करना है जी कि हमारे माशी डायरेक्शन, हमारे मुल्क की खारजा के हवाले से डायरेक्शन, और बहुत से अहम तरीन जो इस वक्त आलमी सतह पर हालात हैं, उसकी रोशनी में आगे बढ़ना है। तो ये बड़ी बात अहमियत होगी। और फिर कन्फ्रंटेशन की जो एक फिजा है कि जुडिशरी के साथ, या फिर जो रिमार्क्स पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के नजर आए हैं, उस हवाले से क्या रवैया रखा जाएगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। आज भी उन्होंने कुछ टॉन्ट तो किया, कुछ बातों बातों में कुछ चीज़ों पे, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को भी और दीगर हवाले से भी, लेकिन क्या लाएमल आगे रखा जाएगा, रवैया क्या रखा जाएगा। कराची के हवाले से MQM ने उनको सपोर्ट किया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की उन्होंने बात करी कराची में, उन्होंने कहा कि हमने अमन तो दिया है कराची को, हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कराची को देना चाहते हैं। खुशाइंद बात है। उन्होंने इसके साथ साथ टैक्सेशन की बात करी, असले के हवाले से जो मलेशिया देखी जाती है, जो प्राइवेट गार्ड्स की, उस हवाले से उन्होंने बात करी। पार्लियामेंट के सामने उन्होंने कहा कि वो होता है, उस पर उन्होंने कहा कि वो ऑटोमेटिक गन्स के जो लाइसेंस है उसके ऊपर वो जो है इस पर अमल दरामद करेंगे, काबीना अगर इजाजत देगी तो। देखते हैं जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 45 घंटे या 45 दिन, मैं काम पूरा 45 दिन का काम 45 घंटे में कर दूंगा, 45 महीनों का काम 45 दिन में कर दूंगा, मैं सीट गर्म करने नहीं आया हूं। तो तवक्कुआत उन्होंने अपने आप से खुद वाबस्ता करवा दी हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप सीनियर कानूनी माहिर हैं, आईन और कानून को बेहतर समझते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से DSNG पर जनाब वसीम आफ्ताब साहब, वाइस चेयरमैन ज़मीन पार्टी के, कराची स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, कुछ ही देर में साथ होंगे, सर बीपर पे साथ हैं। और नाज बलोच साहबा
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब रहनुमा है, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही हैं, वो भी कुछ ही देर में कोशिश करेंगे साथ होंगी। जैसे शाइख उस्मानी साहब, कितना अहम दिन है आज का बिलखुसूस शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से, और आपके नज़दीक क्या वो जो जुडिशरी के हवाले से जो बात की जा रही है जी कि इंसाफ हमारे साथ नहीं हुआ, जो नून लीग बार बार एक नैरेटिव दे रही है, ये कितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है आपके नज़दीक, और क्या इस स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की बुनियाद पर ये इसको लीगल ग्राउंड्स पर भी चैलेंज कर सकते हैं फैसले को, या फिर ये पॉलिटिकल नैरेटिव ही रहेगा शाइख उस्मानी साहब, इसमें कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं है? शाइख साहब देखिए, पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन आज हुआ और खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म इलेक्ट हो गए, ये बहुत अच्छा शगुन है। यानी डेमोक्रेसी डिस्टर्ब नहीं हुई और सिस्टम आगे चलता रहा। सिर्फ जो मुझे इस पे एतराज़ है वो ये कि बजाय इसके कि उनको 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाते, वो उनको या किसी और को जो रिमेनिंग पीरियड है इनका साल के करीब, वो उसके लिए बनाना चाहिए था, बजाय इसके कि पहले से बता दिया कि 45 दिन के लिए आप हैं और उसके बाद कोई और आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक सही बात नहीं है। बाकी वैसे तो अच्छा है कि सिस्टम बरकरार है और चल रहा है। जहाँ तक कि आईन में 45 दिन की बात है, वैसे शाइख साहब जो आपने बात की है, ऐसी कोई है कि इंटरिम या प्लेस होल्डर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? जी नहीं, आइन में ऐसी बात नहीं है कोई। ये जो 45 दिन की बात है वो ये है कि जब कोई सीट खाली होती है तो उसको फिल करने के लिए इलेक्शन 45 दिन के अंदर अंदर होना होता है। तो चूंकि ये सीट नवाज शरीफ साहब की खाली हुई थी, तो इसको फिल करने के लिए 45 दिन के अंदर इसको फिल करना है इस सीट को। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई और मेंबर असेंबली का है तो उसको अगर वो चाहते, तो अगर इनको अब्बासी साहब को नहीं तो किसी और को वो अगर बना देते प्राइम मिनिस्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड, तो इसमें कोई मजाका नहीं था। वो इलेक्शन तो होता रहता, जो 45 दिन में इलेक्शन होता उनकी जगह पर, वो अपनी जगह चलता। लेकिन वज़ीर आज़म ये कहना कि वज़ीर आज़म 45 दिन के बाद कोई और होगा और ये सिर्फ 45 दिन के लिए रहेंगे, ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है और ये बहुत बुरी ट्रेडिशन है। सही, ये तो सही बात नहीं है। बात जो आपने कही जी, दूसरी बात जो सर जो सियासी बात है जो ये कह रहे हैं, उसका कोई लीगल ग्राउंड है या सिर्फ सियासी नैरेटिव ही रहेगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, या कानूनी तौर पे भी चैलेंज हो सकता है मामला? ये जो फैसला हुआ है उसमें जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसका जो अभी तक जो उनका कंटेंशन रहा है वो ये कि हमें गलत तरीके से हमारे वज़ीर आज़म को गलत तरीके से उसकी सीट खाली करा दी गई और उसको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको इस बिना पर डिसमिस किया है या उनकी सीट खाली कराई है कि वो एक कंपनी में चेयरमैन थे, उसमें से उनको कुछ तनख्वाह मिलती थी, मिलने का उसमें लिखा हुआ था। हालांकि वो उन्होंने तनख्वाह नहीं ली, हालांकि वो उनके बेटे की कंपनी थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक एसेट तस्वर करके, और चूंकि ये एसेट डिक्लेयर नहीं हुआ था उनकी रिटर्न्स में, तो इस वास्ते उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत बयानी की और इसकी वजह से उनको सादिक और अमीन नहीं कहा और उनको उससे हटा दिया। इस चीज़ को वो ये समझते हैं कि ये तनख्वाह तो उन्होंने ली नहीं, तो फिर वो एसेट कैसे हुआ, इस पे वो बहस जारी है। और ये बहस जो है ये इसमें कुछ वज़न भी है। अच्छा, वो इस वजह से वज़न है चूँकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसमें उन्होंने रिसीवेबल इनकम को भी उन्होंने एसेट तस्वर किया है, और वो किस बेसिस पे किया है ये मुझे समझ में नहीं आया। अभी तक मैंने डिटेल जजमेंट तो नहीं पढ़ी, लेकिन लगता ये है कि और सुना ये है कि उन्होंने डिक्शनरी की मीनिंग ले करके उसको एसेट तस्वर किया और उस वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत डिक्लेरेशन की है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा जो है उसके सेक्शन 12 को देखें और सेक्शन 15 को देखें, तो सेक्शन 12 में इनकम जो है और सैलरीड इनकम जो होती है, क्योंकि यहाँ पर सैलरीड इनकम थी उनकी एज ए चेयरमैन, तो उसके लिए रिसीवेबल जो है वो एसेट्स नहीं होता। यानी आप टैक्स देते हैं सिर्फ उस पर जो कि पैसे आपको मिलते हैं, वो नहीं जो कि आपको पैसे मिलने वाले होते हैं। ये और दूसरी जगह सेक्शन 15 में जहाँ पे रेंट वगैरह मिलते हैं जो जिन्हें बिजनेस की डीलिंग में, उसमें रिसीवेबल जो चीज़ें होती हैं वो भी एसेट तस्वर की जाती हैं, उसे भी टैक्स दिया जाता है। तो अगर इस डेफिनेशंस को सेक्शन 12 और 15 की डेफिनेशन को देखा जाए
तो उसके लिहाज से मेरे ख्याल में ये रिसीवेबल एसेट्स का जो उन्होंने रिसीवेबल इनकम को जिन्होंने एसेट समझा, ये इस बात पर यकीनन रिव्यू की गुंजाइश तो मौजूद है। अब ये अलग बात है चूँकि ये कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, चूँकि बार सूरत ये जो रिव्यू होती है वो सिर्फ उन्हीं जजेस के सामने होती है जिन्होंने कि फ़ैसला सुनाया होता है और वही वकील आर्ग्यू करते हैं। तो जब उनकी अपनी जजमेंट है, अपना फ़ैसला है, क्या वो उसको कंसिडर उन्होंने करके फ़ैसला दिया होगा, क्या वो उसके रिव्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन बार सूरत गुंजाइश यकीनन है रिव्यू की गुंजाइश इस मामले में। और ये इसकी वजह से PMLN को मौका मिल गया जो वो बातें कर रहे हैं कि हमें एक तरीके से गलत तरीके से हटाया गया है, हालांकि उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ वसीम आफ्ताब साहब भी हैं, मलिक अहमद खान साहब भी हैं। वसीम आफ्ताब साहब, पहले आपकी तरफ, क्योंकि कराची का जिक्र भी हुआ है नए प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में और उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की है, लेकिन आज एक और डेवलपमेंट सियासी तौर पर ये हुई है कि MQM पाकिस्तान ने वोट दिया है इस पर शाहिद खान अब्बासी साहब को। इससे पहले वक्त भी आया था यहाँ पर उनका, तो क्या डील कोई हुई है इस पर? आपके इल्म है वसीम आफ्ताब साहब? हमने सुना है कि दफातर खुल जाएंगे दोबारा MQM के यहाँ पर, या उनके मुकदमात खत्म हो जाएंगे कराची में, जो उनके ऊपर लीडर से मुकदमात हैं जो ज़माने में कायम कर दिए गए सियासी मुकदमात हैं या जो भी मुकदमात हैं, इस बारे में कोई डील हुई है या कराची के बेहतरी के अंदर कोई डील हुई है? कोई ऐसी आपस आपके इल्म में है कोई सियासी, क्या हुआ है आखिर कराची? सफ़ान, मेरे इल्म में तो यकीनी तौर पे कुछ नहीं है। मैं तो बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि चूँकि यही कहा जाएगा कि मुल्क और कौम के अजीम तर मफाद में ये किया गया है। गो कि मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल थी मुस्लिम लीग नून से, उनके वज़ीर आज़म से इन्होंने मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया था। भाई कम वोट थे, जमात इस्लामी के भी 4 वोट पड़े, खड़ा रहना चाहिए था, आपका करैक्टर शो करना चाहिए था कि भाई आप सही और गलत की बुनियाद पर कहीं सियासत कर रहे हैं या सिर्फ़ और सिर्फ मफादात के लिए करेंगे। शहर ये वज़ीर बहसियत वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि कराची के अंदर मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसको पैकेज देने की ज़रूरत है। तो ये वफाकी हुकूमत की बुनियादी और सूबाई हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो शहर जो इस मुल्क का रेवेन्यू इंजन है उसको उसके मसाइल हल करने चाहिए। इस बुनियाद पर कोई डील नहीं होनी चाहिए। इस बुनियाद पर ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम किसी ऐसी जमात को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो और उसकी वजह से उसके पास चंद वोट हैं तो उसकी सारी गलत बातें मान ली जाएं। बहरहाल ये शहर सबके सामने है, ये शहर जहाँ पर पहुँच गया है, तबाह हो गया है, ये सब इन्हीं के हाथों में हुआ है। अब ये क्या डील हो रही है ये तो कुछ दिनों में बहरहाल पता चली जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इसके साथ साथ में जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे हो गए हैं इस वक्त, उनको इस फ्लोर का बहुत मैं समझता हूँ बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए था। उनकी बातों से अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून के दोस्त दोबारा उसी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो गया उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा वैसे मैं इसका तफसीलन जवाब भी आपसे लूँगा। नून लीग भी साथ होगी हमारे, और हम एक प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, जैसे शाहिद उस्मानी साहब भी साथ हैं, और इन जो इस पर मामला आगे चल रहे हैं, सियासी भी, कानूनी भी, और जिनका असर यकीनी तौर पर मुल्क की आगे की सिमत पर है, उस पर हम बात कर रहे हैं बेनकाब में। मेरे साथ रहिएगा। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे वाज़े तौर पर 195, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 195 मुख्तलिफ अमेरिकन जो कॉर्पोरेशंस हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनसे इन्होंने पैसे वसूल किए हैं। चंद महीनों की बात है, हम नहीं समझते कि ये लोग हुकूमत चला सकते हैं। अब तो उनकी ATM मशीनों से लेकर और शेख रशीद से लेकर, अगर इतनी बड़ी तादाद में नंबर 2 लोग राइट और लेफ्ट हों और फिर भी नंबर 2 का हम अच्छे तरीके से खान साहब आप ना कर सकें, वहाँ भी हमने बहुत सारी बातें की और आज भी हमने काफी वक्त लगाया। जाहिर है कि कुछ बातें हमें करनी थी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम मुल्क की सियासी सूरत हाल और आने वाले चैलेंजेस नए प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या हो सकते हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब तक की गुफ्तगू में जैसे शायद शाइख उस्मानी साहब सीनियर माहिर कानून है, उन्होंने कहा जी गुंजाइश बनती है अपील की जाने की। अब देखते हैं आगे अपील पर पाकिस्तान मुस्लिम नून उस फैसले के खिलाफ जिसमें प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, बिलखुसूस डिस्क्वालिफिकेशन की जो वजह है FZE कैपिटल, उस पर लीगली क्या उसके पास रस्ते हैं इस पर, और इस मुल्क के सियासी माहौल। और आज का बड़ा तारीखी दिन है, नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, और उन नए वज़ीर आज़म ने आते ही बोला है कि 45 घंटे या 45 दिन मैं कुर्सी गर्म करने नहीं आया हूं, मैं काम करूंगा। और उन्होंने कुछ काम बताए जो वो करेंगे भी, उसका हिंट भी दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, और साथ साथ
आर्म्स लाइसेंसेस जो ऑटोमेटिक गन्स के होते हैं उसके बारे में उन्होंने गुफ्तगू की है। तो 3-4 अहम चीजें काबीना की मंजूरी से मशरूत उन्होंने कही हैं, लेकिन उन्होंने अपना विजन भी थोड़ा बहुत शेयर किया है। तो यकीनी तौर पर शाइख उस्मानी साहब ने भी कहा कि 45 दिन की बात नहीं होनी चाहिए थी, इसके अलावा सब ठीक है। और वसीम आफ्ताब साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम शख्सियात का एक बार फिर शुक्रिया। वसीम आफ्ताब साहब, आपसे मैंने क्योंकि ये पूछा था कि कोई डील हुई है नहीं हुई है सियासी तौर पर, तो ये आज जो हुए एमक्यूएम ने वोट दिया इनको, ये सही है आपकी नजर में कराची के लिए, या कराची के अमन और कराची के हालात के लिए बेहतर हुआ है या गलत हुआ है जो हुआ है एमक्यूएम की तरफ से आज पीएमएलएन और एमक्यूएम का इत्तेहाद? देखिए, ये मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने जो भी कुछ किया वो तो बहरहाल उनका एक जमहूरी हक़ है, उस पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन मैं कहूँगा कि कराची की सूरत हाल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो मैंने फिर दोबारा दोहराऊँगा कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि कराची का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, लेकिन कराची की तरक्यात को कराची की तामीर और तरक्की को पैकेजेस की ज़रूरत है। इससे मशरूत ना हो कि एमक्यूएम उनको सपोर्ट करेगी तो कराची की डेवलपमेंट होगी। मैं समझता हूँ ये फिर कराची के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि कराची शहर पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू दे रहा है। अच्छा, एक स्टेटमेंट दी है फारूक सत्तार साहब ने जी के एमक्यूएम ने कि जुबैर साहब के आने के बाद एज गवर्नर सिंध, पहले ऐसा लगता था कि नून लीग ने आउटसोर्स किया हुआ है सूबे सिंध को और कराची को बिलखुसूस, उनके आने के बाद फ़र्क पड़ा है, हमें तवज्जो नज़र आई है। आपकी पार्टी एग्री करती है इस बात से? मैं समझता हूँ जुबैर साहब अच्छे इंसान हैं और वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं, और ये गवर्नर को जिस तरह से उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं होता गवर्नर का, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस शहर के लिए, सूबे के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए जो भी कुछ काम कर रहा है वो अच्छी बात है, हम तो उसको इसी निगाह से देखते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं यही कहूँगा कि देखें, आज कराची शहर जहाँ पर पहुँचा है वो किसी दूसरे ने नहीं पहुंचाया, इसी एमक्यूएम ने पहुंचाया। यही फारूक सत्तार साहब हैं, ये इनकी पूरी टीम है। आज भी शहर का मेयर उनके पास है, 85% मैंडेट उनके पास है। तो ये सब कहाँ सोते रहे कि बारिश ज़रा सी हो जाए शहर तबाह हो जाता है, मेयर गायब होता है। तो ये इससे मशरूत नहीं होनी चाहिए कि भाई अब आप उनकी सपोर्ट करेंगे तो कराची शहर का डेवलपमेंट होगी। कराची की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, मैं समझ इससे मशरूत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेहतर ये होता कि जिसने जमात इस्लामी ने और एएनपी ने तो लाताल्लुक इख्तियार की, एब्सेंट किया उन्होंने। इस तरह अगर था तो भाई अभी आपने कुछ दिन पहले ही तो वज़ीर आज़म साहब से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया था। आज आप दोबारा लग गए उनके साथ और किसी डील के नतीजे में लगे, तो फिर तो ये इंतहाई शर्म की बात है कि आप उसूल की बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं या सिर्फ मफादात के लिए सियासत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल मुस्लिम लीग का बहरहाल उसका राइट है, उसने सबके पास अगर ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये भी मलिक साहब देखें, आपके जो सियासी आपके दीगर मामला हैं उस पर भी आएंगे, लीगली मामला पर भी आएंगे। आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है? क्योंकि हमने ये सुना था जी कि ये डील जो आपकी, जो किसी का भी जमहूरी हक है वो जिसको वोट दे, बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई सियासी मामला तय पाए उसको डील कहना भी ठीक नहीं होता, लेकिन उसको मशरूत इससे रखा गया था क्योंकि सवाल कराची के लिहाज से सही है कि एमक्यूएम के केसेस खत्म हो जाएंगे और उनके ऑफिसेज जो उनको उनसे छीन लिए गए थे वो उनको वापस मिल जाएंगे। तो मलिक साहब, आर यू अवेयर ऑफ दिस? ऐसी कोई आपकी पार्टी ने शर्त मानी है एमक्यूएम की या नहीं मानी है? और अगर मानी है तो गलत किया या सही किया आपकी नजर में मलिक साहब? शुक्रिया सफ़ान। देखें, मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कतई तौर पर पसे पर्दा कुछ नहीं होता, जो होता है वो अपरेंटली सामने होता है। और अगर कोई मामला फहमी एमक्यूएम के साथ हुई होगी, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, तो ज़रूरी तौर पर सिर्फ कराची की बेहतरी के हवाले के साथ हुई होगी, वो फंड्स की एलोकेशन के साथ हुई होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की इनएप्ट करप्शन, नॉन डिलीवरेंस, बैड गवर्नेंस, वो बहुत बड़ी आप देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी विजिबल। हर लिहाज से वो आप दीवारों पे लिखी आपको नज़र आती है वहाँ पर जो कराची के हालात हैं। तो इस सूरत हाल में वहाँ पर गवर्नर ज़ुबैर इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन दैट। फेडरल गवर्नमेंट बड़े मंसूबे अंडरटेक कर रही है, पानी के मुतल्लिक, ये जो मैस ट्रांसपोर्टेशन के मुतल्लिक हैं, जो सर्कुलर रेलवेज़ हैं, और उसके साथ कुछ रोड्स की डेवलपमेंट के साथ भी कुछ उनको वो हेल्प आउट कर रहे हैं उस सारे सिलसिले के अंदर। तो मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया जा रहा है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई पसे पर्दा कुछ मामलात होंगे, तो कतई तौर पर ऐसी कोई, मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून की सियासत के अंदर किसी ऐसी चीज़ की गुंजाइश है जिसको आप हम समझते हैं कि शायद चौधरी निसार साहब अब क्योंकि वजीर दाखिला नहीं है और वो उन सफ़ों में या उस तरह मुतारिक नहीं है, तो शायद उनके ना होने से आप लोग जो है वो इस प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर में बैंट ना हो जाएं और वो तमाम मुतालबात ना मांग लें। किसी के भी मुतालबात हो, एमक्यूएम नहीं, कोई भी जमात हो सकती है, उसमें सियासी मुतालबात हो, उसमें केसेस के ख़त्म करने के मुतालबात हो, ऐसा मुतालबात क्योंकि चौधरी निसार अब नहीं है इसलिए इस तरह के सवाल शायद ज़्यादा उठ रहे हैं। ये बात तो नहीं है कहीं मलिक साहब? नहीं, कतई तौर पे ऐसा नहीं। देखिए, चौधरी निसार साहब तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी को परसू करते थे और वो बिल्कुल ही इज़ एन एसेट फॉर मुस्लिम लीग नून। आपने देखा है कि जो पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन है
अभी पिछले क्राइसिस में भी आपको उनकी अबव द बोर्ड अपनी लीडरशिप के लिए कमिटमेंट पार्टी के साथ उनकी, तो वो उस चीज़ के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि चौधरी निसार साहब की तरफ से आपको कोई ख़ास एक MQM के मुखालिफ कोई अप्रोच नज़र आती थी, तो उसमें आप देखें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का, क्योंकि MQM पाकिस्तान एक रिफॉर्म्ड पोजीशन में खड़ी है और बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। हम समझते हैं कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ PSP के और MQM के उन सरकर्दा रहनुमाओं ने कहा, तो उसके बाद किसी और सियासी जमात को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ठीक है, जब उनके अपने लोग वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे मुकदमात हर जगह पर कुछ ना कुछ एलिमेंट होते होंगे, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ स्टेट को गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो करेंगी। ठीक है, इसकी वजाहत आपने की। आगे इसको बढ़ाते हुए शजीद शाइख उस्मानी साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये जो हमने बात की थी अभी कि अपील की राइट है और इसमें क्या क्या गुंजाइश है, आपने लीगली समझाया था। आज एक इंपॉर्टेंट केस भी था शाइख उस्मानी साहब, और उस केस का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नाअहली से मुतल्लिक था। इधर फंडिंग के हवाले से जिक्र हुआ और इस पर दलाइल, इस पर जवाब भी हुए और समात हुई। इसमें रिमार्क सामने आए जी कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किया अमेरिका से, अपनी LLC जो 2 हैं वहां उसके जरिए, एक फॉरेन एजेंट के जरिए। और अगर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग हासिल की है तो इस पर रिमार्क्स जजेस के मोहतरम को जिस तरह सामने आए कि इस पर नाअहली नहीं बनती। अगर ममनूआ फंड हासिल किए हैं तो इस ममनूआ फंड्स को रिट्रीव कराया जाता है या रिकवर कराया जाता है, इस पर नाअहली बनती है नहीं होती। ये सवाल ही पूछा और इस पर बहस भी हुई। तो शाही साहब, आपकी नजर में क्या ममनूआ फंडिंग अगर हासिल की है PTI ने, अगर हासिल की है तो इट मींस डिस्क्वालिफिकेशन, या ये सिर्फ मामला ये है जी कि फंड जो हासिल किए वो वापस करने होंगे? शाइख उस्मानी साहब देखिए, ये फंड्स अगर आए हैं बाहर से और अगर वो लेजिटिमेट नहीं है किसी वजह से, अगर ये साबित हो भी जाता है, तो इसमें कोई आर्टिकल 62 की तो गुंजाइश यहाँ नहीं आती, क्योंकि ये तो एक पार्टी के लिए फंड आए हैं। किसी इंडिविजुअल का अपना कोई किरदार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और ये यकीनन उसको, जहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके तहत कोई कार्रवाई हो सकती है, और वो शायद इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी वो केस चल रहा है। लेकिन जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर उसमें सिर्फ ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि उनकी फंडिंग जो है वो लेजिटिमेट नहीं है या सही नहीं है, तो उससे 62 के तहत नाअहली का केस तो नहीं बनता। बसूरत वो इलेक्शन कमीशन वाले तो फैसला कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल जब मैंने आपसे पहले पूछा था उस पर आपने कहा था रिव्यू की गुंजाइश है, तो मलिक अहमद खान साहब, आपकी जमात का क्या लाएमल है लीगली अब इस वक्त? क्योंकि आज हमने ये देखा कि नवाज शरीफ साहब की फोटोज उठाकर जब वोट देकर वापस लॉबी में आ रहे थे तो उनके हाथ में पार्लियामेंटेरियंस की फोटोज थी, और फिर मरियम नवाज साहब ने भी ट्वीट किया कि एक नवाज शरीफ को भेजोगे दूसरा आ जाएगा, और ये शाहिद खान अब्बासी भी नवाज शरीफ ही है। लेकिन वो एक्चुअली वापस आए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो, इसके लिए रिव्यू में जाना होगा। तो क्या कोई लीगल स्ट्रैटेजी है रिव्यू में जाने की आपकी तरफ से? अभी शाइख उस्मानी साहब ने कहा गुंजाइश बनती है। सिफान, मैं ड्यू टू सम हियरिंग प्रॉब्लम जज साहब की बात सुन नहीं सका, उस्मानी साहब की। ऑब्वियसली ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन लॉ, और उनकी जो बात होगी उनके सामने मेरा कुछ कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा। बट लेकिन मैं इतना ज़रूर कह लूँगा कि जितनी भी इनकी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि पहले भी जो नुकसान हुआ है, हम ये समझते हैं कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के अंदर इस अंदाज में ज़ेर समात नहीं आना चाहिए था, और वो शायद अगर इसकी मेंटेनेबिलिटीज़ को और जुरिस्डिक्शंस के क्वेश्चंस को चैलेंज किया जाता और प्राइम मिनिस्टर उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बुनियाद पर कि मुझसे जहाँ पर भी सवाल किया जाएगा मैं उसका जवाब दूंगा, तो वो अपनी दनिस्त में अपनी जगह ठीक थे। लेकिन फिर इस भीड़ में और इस शोर में जब 2 ट्रायल हो रहे थे, एक ट्रायल वो था जो कोर्ट के अंदर था और एक ट्रायल वो था जिसकी एक पॉलिटिकल रिपरकशन थी और वो मीडिया के सामने हो रहा था, तो फिर इस सारे शोर में जो हमारा मौक़िफ़ यही था कि इस फोरम पर अपनी सही बात को भी आप कह नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि इसके अंदर वो टेस्टिमनीज, वो एविडेंसेस और वो सारी कन्फ्रंटेशंस ऑफ द रिकॉर्ड वो सिर्फ ट्रायल का हिस्सा हो सकती हैं, वो इस फोरम पर आप बता नहीं पाएंगे। अच्छा सर, मैं एक ब्रेक ले लूं मलिक अहमद खान साहब। लीगली जो आपकी आगे स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकली आई हैव टू टेक अ ब्रेक। वसीम आफ्ताब साहब हैं और जैसे शाइख उस्मानी साहब भी साथ हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो अहम नुकात पर और होने वाली डेवलपमेंट्स जो रिसेंट हैं इस पर तज्जिया, तबसरा और आगे की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। हमारे साथ रहेगा।
पीटीआई के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे वाज़े तौर पर 195, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 195 मुख्तलिफ अमेरिकन जो कॉरपोरेशंस हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनसे इन्होंने पैसे वसूल किए हैं। चंद महीनों की बात है, हम नहीं समझते कि ये लोग हुकूमत चला सकते हैं। अब तो उनकी एटीएम मशीनों से लेकर और शेख रशीद से लेकर अगर इतनी बड़ी तादाद में नंबर 2 लोग राइट और लेफ्ट हों और फिर भी नंबर 2 काम अच्छे तरीके से खान साहब आप ना कर सकें, वहाँ भी हमने बहुत सारी बातें की और आज भी हमने काफी वक्त लगाया। जाहिर है कि कुछ बातें हमें करनी थी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आगे का मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा, कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन हैं हुक्मरान जमात के पास, और इमरान खान साहब का केस भी डिस्कस किया है जो आज फॉरेन फंडिंग के हवाले से दलाइल और बहस हुई अदालत में। मोहतरम जजेस के रिमार्क्स थे, उसकी क्या लीगल इंटरप्रिटेशन बनती है। मोहतरम कानूनदान भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जैसे शेख उस्मानी साहब, जिनकी तरफ से उस पर तजिया दिया गया। और एक डेवलपमेंट और जो कुछ ही देर कबल हुई, जिसमें हमने देखा कि इस प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जब हो रहे थे तो हम तवक्को कर रहे थे, मैं भी तवक्को कर रहा था, और कहा जा रहा था, तबसरे हो रहे थे कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम नून में से कुछ सीटें टूट जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग इधर उधर हो जाएं। लेकिन उसके बरक्स हुआ, उस तवक्को के बिल्कुल बरक्स हुआ, क्योंकि जब ये बिल्कुल इलेक्शन अनाउंस हुआ 3 बजे से कुछ ही देर कबल, आयशा गुललाई साहबा जो कि बड़ी मुतहर्रिक, क्योंकि एक तो आम कारकुन होता है, एक एमएनए होता है, एक होता है मुतहर्रिक जो बड़े पैशन के साथ डिफेंड करता है अपनी पार्टी को। तो आयशा गुललाई साहबा वो पीटीआई की रहनुमा जो बड़ा डिफेंड करती हैं और बड़े पैशन के साथ डिफेंड करती हैं अपनी पार्टी को, उनकी तरफ से इस्तीफे की खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई, और उसके बाद फिर इल्जामात की बौछार, और उन इल्जामात में संगीन नौयत के इल्जामात, क्योंकि उसमें बात सिर्फ करप्शन की नहीं बल्कि खान साहब के कैरेक्टर की बात भी उन्होंने कर दी। उन्होंने उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओवरऑल औरतों के साथ, खवातीन के साथ रवैया है जो बढ़ता जाता है, उसकी बात भी कर दी। तो आयशा गुललाई साहिबा आफ्टर नाज बलोच इज अ वेरी बिग ब्लो, और उन्होंने उसके बाद ये भी बोला कि जो करप्शन के हवाले से परवेज खटक साहब की मुबैना तौर पर गुफ्तगू मिनिस्टर्स की, और साथ साथ और कौन कौन से नाम है जो पीटीआई में नाराज हैं। तो एक नया पिंडोरा बॉक्स क्या खुल चुका है, ये बड़ा अहम सवाल है, और क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए। यानी वसीम आफ्ताब साहब, पहले आपसे स्टार्ट करते हुए, क्योंकि जो इल्जामात हैं संगीन हैं और ये इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत हैं, क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए, या मामले को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सियासी चाल समझ के दुश्मनों की पीटीआई जिस तरह पेश कर रही है, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, इसको रफा दफा खत्म, इग्नोर कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। वसीम आफ्ताब साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और किसी दूसरे ने नहीं, उनकी पार्टी की एक बहुत ही फ़ाल रहनुमा ने ये इस तरह की बात की है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून या पीटीआई दोनों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, और अगर किसी भी तरह चाहे मुस्लिम लीग नून को कोई नुकसान होता है, जिस तरह की आपने बताया कि भाई लोग चले जाएंगे, या पीटीआई, तो ये बहरहाल पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं और इनको कायम रहना चाहिए पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए। लेकिन बहरहाल एक मुश्किल टाइम है, हाउस ऑर्डर करने की ज़रूरत है, जिस तरह की इत्तलात हैं, और अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया तो उसकी बुनियादी तौर पर उसकी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी लीडरशिप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है और बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ख़राब बात होगी। और अगर ये गलत इल्ज़ाम है तो बहरहाल उसकी भी पनिश होनी चाहिए, और अगर ये सही इल्ज़ाम है तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए वो अगर मुजरिम है तो फिर उसको ये हक़ नहीं है कि फिर हमारे साथ बैठकर कौम को रहनुमाई करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त है, दोनों को समझदारी के साथ, हौसले के साथ, सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी मैं दोबारा कहूँगा कि जिस तरह का कौमी असम्बली के अंदर चाहे हमारे मौजूद नए वज़ीर आज़म साहब हों या अपोजिशन लीडरान, उन्होंने बहुत अच्छी तकरीरें नहीं हुई हैं। लग रहा है दोबारा हम उसी तसादुम की तरफ जा रहे हैं कि इदारों से टकराव की पॉलिसी की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल इल्ज़ामात और सियासत में ये दूसरे पे लगते रहते हैं, लेकिन चूँकि इस सिस्टम को चलते रहना चाहिए, इस सिस्टम से उम्मीदें वाबस्ता हैं। पार्टी चेयरमैन पे इल्ज़ाम है तो आप कहते हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अपने आप को पोस्ट कर रहे हैं एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी पर इल्ज़ाम लगाए तो बहरहाल उस जिसने लगाया है उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, जिस पे लगा उसके साथ भी इंसाफ होना। ऐसा नहीं हो कि लगाने वाले को हम बोलेंगे भाई ये बड़ा बात सही, तो दो चूँकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब हैं उनको भी पूरा राइट है, या इमरान खान साहब हैं, दोनों को पूरा हक़ है कि उनको कानूनी जो उनकी दिफा की जंग है वो पूरी इवन फील्ड होनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। मैं समझता हूँ इंसाफ के तकाजे तो पूरे होने चाहिए। तो इंसाफ के तकाजे शेख उस्मानी साहब ऐसी सूरत हाल में कैसे पूरे हो सकते हैं? कानूनी तकाजे हमें समझाइएगा। शेख उस्मानी साहब से पहले
मैं नाज बलोच साहब को भी इंट्रोड्यूस करा दूं प्रोग्राम में। साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की अब रहनुमा, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकर्दा और इंतहाई अहम डेडिकेटेड वर्कर रही हैं, जो आगे रहकर चैलेंज का जिन्होंने सामना किया। नाज साहब, ये जो सामने बातें आयशा गुल्लाई साहब लाई हैं, ये किस तरफ इशारे हैं? और अभी उसके बाद जो शीरी मजारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार की है, उन्होंने डिनाई किया सारी बातों को और उन्होंने कहा आप तो सारी खवातीन को एक तरह से आपने उनकी इज्जत उछाल दी है कि पीटीआई में जो भी है वो गलत है। इसका मतलब आप समझती है कौन सही है कौन गलत है, क्या हो रहा है इस वक्त पीटीआई में? देखिए, मैं समझती हूँ जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आयशा गुल्लाई ने दी हैं वो उनको डिटेल्स तो बहरहाल देनी पड़ेंगी, वो तमाम चीज़ें, क्योंकि उन्होंने जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं वो ज़ाहिरी बात है कोई ऑर्डिनरी बातें तो वो नहीं कर रही हैं। अगर वो बातें कह रही हैं उनके पास उनके कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, प्रूफ्स हैं, या किस बुनियाद पर वो कह रही हैं, ये तफसील तो वही दे सकेंगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने जो पीटीआई छोड़ी उसकी बुनियादी वजूहात जो थी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फुकदान और विमेन विंग का तो है ही नहीं सिरे से। विमेन विंग तो फाल ही नहीं है। फौजिया कसूरी साहिबा थी जो 20 साल से वुमेन विंग को देख रही थी, उनको साइडलाइन कर दिया गया, वो साइड पे हो गई। फिर वुमेन विंग जो है वो फाल ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है, ना सूबों में ना मरकज में। तो ऐसे में जो पार्टी की वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो मरकज में बहुत खत्म होती जा रही थी। तो मरकज में हमने यही देखा कि जो मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने यही देखना शुरू किया कि तमाम तर ओहदों में तमाम तर जो मेन स्ट्रीम आप देखें जलसों में भी तो खान साहब के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट हंड्रेड्स ऑफ पार्टी के जो मर्द हजरात हैं वही होते हैं, खवातीन तो मौजूद ही नहीं होती। तो खवातीन की तर्जुमानी मरकज तक कैसे जाएगी जब खवातीन औरतों को पार्टी के अंदर शाना बशाना नहीं रखा जाएगा। एक तरफ बात करते हैं हम पाकिस्तान का, ऐसा जो कायदे आजम का पाकिस्तान हो और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के पाकिस्तान की बात करते हैं। दूसरी जानिब फिर ये देखते हैं कि अगर कोई बंदा पीटीआई, जैसे मैंने पीटीआई से खैरबाद किया, तो उसकी वजह तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थी, पार्टी में डेमोक्रेसी मुझे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन नाज, आपने जो इल्जामात लगाए थे वो थोड़ा उससे आगे बढ़कर चली गई हैं, वो तो आगे हैरेसमेंट और वो इस हवाले से कि ये बरतानिया कल्चर पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं, वो उन्होंने इल्जामात लगाए, वो सही आप कह रही हैं कि उन्हीं से पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसा माहौल आपने देखा है क्या? खान साहब बरतानिया का माहौल ला रहे थे पाकिस्तान में, ये जो उन्होंने बात की है, हैव यू ऑब्जर्व दिस? यानी ये तो नहीं कि आपके साथ हुआ, आपने ऑब्जर्व किया ऐसी चीज कि ऐसा होता है कि पीटीआई में जो उन्होंने इल्जाम लगाए? मेरा जो इस मामले के ऊपर जो मेरी राय थी वो ये थी, जिस बुनियाद पे मैंने पार्टी छोड़ी वो मैंने आपको बताया कि खवातीन जब मरकज में नहीं है, खवातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली खवातीन को एहतराम और रिस्पेक्ट कैसे मिल सकता है? क्योंकि पार्टी में तो तमाम फैसला कौन हर मामला में मर्द हजरात हैं, खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो खवातीन जाहिर बात है अपने आप को उस तरह से, अगर किसी खातून ने पार्टी में जो है वो लीडरशिप से मुलाकात करनी है तो वो किस खातून के थ्रू जाके मुलाकात कर सकती है? कोई यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई थी। लेकिन ये है कि ये जो इल्जामात लगाए गए हैं, ये मैंने कभी ऐसी चीज पर्सनली ऑब्जर्व नहीं की, तो लिहाजा मैं इस बात के ऊपर कमेंट नहीं करने इस बात पर कि जहाज वाले और हेलीकॉप्टर वाले खान साहब को ज्यादा पसंद है बजाय डेडिकेटेड वर्कर्स के। ये चीज तो देखें, मैंने भी हाईलाइट की थी कि जब से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो जहाज मालकान है, ये सारे लोग जब लेफ्ट राइट आ गए, तो ये जिन लोगों को ये प्रमोट करेंगे वही लोग आगे आएंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो। लेकिन जो खवातीन जो पार्टी के अंदर हार्ड वर्किंग है वो फिर बेचारी पीछे रह जाती हैं, उनको मौका नहीं मिलता अपनी बात आवाज आगे तक पहुंचाने का। लेकिन दूसरी बात यह कि मैंने कभी इस किस्म की चीजें महसूस नहीं की। तो मैं इल्जाम नहीं लगा सकती, मैं जाती तौर पे नहीं इल्जाम लगा सकती, क्योंकि मेरी हमेशा खान साहब ने हमेशा रिस्पेक्ट की है पार्टी के अंदर, और जब तक मैं पीटीआई में थी खान साहब हमेशा मेरे लिए अच्छे अल्फाज ही अदा करते थे और इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते। ठीक है नाज, आपका सही आपने बताया, जो आपने ऑब्जर्व किया वो भी बताया, जो सामने आयशा गुल्लाई चीजें लाई है वो भी हैरानकुन है। शाइख उस्मानी साहब, इसकी तहकीकात हो सकती है क्या? एक खातून रहनुमा के बाद दूसरी खातून रहनुमा तो बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं खान साहब के कैरेक्टर पर, ये बेसट का मामला हो सकता है क्या तहकीकात हो सकती है इसकी, या फिर ये एक सियासी स्टेटमेंट है एंड दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता इसकी? और अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो किस तरह हो? देखिए, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्ट क्या इल्ज़ामात हैं, क्योंकि मैंने तो सुना नहीं है। लेकिन अगर कोई इल्ज़ामात हैं तो अगर वो 62 के ज़ुमरे में आते हैं जहाँ पे कि साफ चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या किन किन चीज़ों पर आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो यकीनन वो उसके मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन वैसे सियासी तकरीर करना वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, चूँकि औरतें हमारे यहाँ सॉफ्ट टारगेट होती हैं, तो हर एक इंसान जब हमले करता है तो औरतों पे हमला करता है और उससे बेइज्जती करने की कोशिश करता है। ये हमारी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, क्योंकि औरतों को वो अपने इक्वल नहीं समझते, ये वजह है इनकी।
और ये बहुत ही अफसोस की बात है हमारी सोसाइटी में जो नहीं सर। अच्छा शाहिद साहब, और इस तरह से ब्लेम करना। शाहिद साहब ये बताइएगा सर कि अगर ये इल्ज़ाम इस तरह से है जी कि मैं जो है इस वक्त वहाँ पर मर्दों का कल्चर यानी ख़वातीन के साथ सही रवैया नहीं रखा जाता, ये बात ठीक है, लेकिन अगर वो कहें जी कि कैरेक्टर ख़राब है खान साहब का, वो कहें कि जो खान साहब हैं वो बरतानिया कल्चर पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं, यानी इन चीज़ों की तहकीकात कैसे हो सकती है? ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी तहकीकात के लिए ये तो एक ऐसे ये कोई क्राइम या फिर ये अगर किसी ने कुछ किया है कोई अल्फा, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे पॉसिबल है शाइख उस्मानी साहब? अगर कोई किसी को कुछ कह दे, कोई बरतानिया कल्चर लाना चाहता है, ये इल्ज़ामात इनकी तहकीकात हो सकती है? और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, ये भी दूसरी बात है। ये कहना कि बरतानिया कल्चर लाना चाहता है, ये तो कोई मुबहम सी बात है। अगर आप कमीज पतलून पहनते हैं तो क्या आप बरतानिया का कल्चर लाना चाहते हैं यहाँ पर, या ये तो एक कम्प्लीटली इररेलेवेंट सी बात है। अगर कोई करता भी है तो ये बिला वजह फजूल बात करने की बात है। और वैसे भी अब देखिए हमारे मुल्क के अंदर सब लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं, कांटा छुरी रखते हैं, और तो ये क्या ये बरतानिया कल्चर आ रहा है? अब तो उनका जो पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट था वो ये था कि पार्टी चेयरमैन की हरकतें ठीक नहीं है, पार्टी चेयरमैन जो है वो बरतानिया समझते हैं पाकिस्तान को। जिन्होंने स्टेटमेंट उनकी कंप्लीट है वो इसका जुमला ये है कि वो पार्टी चेयरमैन की हरकतें ठीक नहीं है और वो बरतानिया समझते हैं पाकिस्तान को, ये उन्होंने बोला शाइख उस्मानी साहब। ये तो इससे सिवाय हंसने के अलावा और इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? ये को मजाका अंगेज रिमार्क्स हैं, और ये यही दिखाता है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो कितनी छोटी सोच के लोग हैं कि इस किस्म की बातें करते हैं। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, आपने तो लॉन्च नहीं किया कहीं इनको, क्योंकि वो पीटीआई तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, ऐसा उनको लग रहा है कि वो जिस तरह अकबर बाबर साहब को और दीगर रहनुमाओं को वो इस पर भी, और अमीर मुकाम साहब ने तो शायद राब्ता भी किया, उनसे 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई है, तो ये आप लोगों की साजिश है क्या मलिक अहमद खान साहब जो आयशा गुललाई आज खड़ी हो गई है पीटीआई के खिलाफ? देखिए अकबर बाबर जो हैं वो बड़ा एक लंबा अरसा इमरान खान साहब उनकी पुरानी 76 मॉडल की करोला कार में उनके साथ घूमते थे। तब वो दिन थे जब कुछ ख्यालात थे, कुछ आदर्श थे, कुछ एक पॉलिसीज़ को परसू करने की बात थी, किन्हीं नज़रियात पर बात थी। तो फिर जो आज आयशा कहकर गई हैं कि जब जहाज़ों वालों का कब्ज़ा हुआ और उन लोगों का कब्ज़ा हुआ जिनकी अपनी तारीख़ पूछे आप जाकर देखें सन 69 से लेकर के वो किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब जहांगीर खान तरीन उनके स्टॉन्च सबसे जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं गालबन या किसी भी जगह पे खड़े हैं उनके साथ पार्टी हायरार्की में, तो उनकी अपनी हिस्ट्री इतनी चकड़ है और वो किस तरीके से उनके 500% उनके असासों में इजाफे जो है 1969 एंड ऑनवर्ड्स, और वो फिर शुगर मिल्स के अंदर उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर वो मुशर्रफ रजीम में, तो जब वो लोग आ गए तो ये आयशा जैसे जो लोग थे उन्होंने ऑब्वियसली साइड लाइन होना ही होना था। और ये बड़ी सीरियस नेचर के इल्ज़ामात हैं, ये अगर आप इसको हरासमेंट के ज़िम्मे में ले रहे हैं तो उसी मेरिट के टच स्टोन पर जिस पर ये डिमांड करते रहे, तो ये कोई छोटी बात है कि उनकी अपनी पार्टी के एक मेंबर नेशनल असेंबली वो ये कह रही हैं कि उस पार्टी के अंदर ख़वातीन की हद तक की जाती है, और जिस पार्टी के सरबराह पर ख़वातीन की हद तक के इल्ज़ामात लग जाएं, क्या उनको अपनी पार्टी की सरबराही पर रहना चाहिए? उनके अपने पार्टी की केडर से इल्ज़ामात लगे। और खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन के जो किस्से हैं इन्होंने किया क्या है, ये मॉरल ब्रिगेड इल्जामात पर इस्तीफे नहीं देते, ये तो खुद आपने रिवायत बताई थी हमें कुछ दिन कबल मलिक साहब के इल्जामात पे तो इस्तीफे नहीं दिए जाते, ये तो खुद आपके वज़ीर आज़म साहब ने जो साबित थे उन्होंने साबित कर दिया है। और अच्छी बात है, जब तक अगर उनका ज़मीर कहता है कि मुझे नहीं इस्तीफा, मैंने कुछ नहीं किया, तो वो नहीं साबित होना जरूरी है ना मलिक अहमद खान साहब। साबित कैसे होगा, ये किस तरह साबित होगा कि सही कह रही हैं? मेरी बात सुने ना, देखें ये मैं तो सिर्फ उस मौक़िफ़ का अदा कर रहा हूँ, उस मौक़िफ़ को दोहरा रहा हूँ जो इमरान खान साहब दूसरों के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अगर अब उनकी अपनी MNA ये कह रही हैं कि वो इस तरह की हरासमेंट पार्टी के इन्वायरमेंट के अंदर फैलाते हैं, और KP की गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने बड़े सीरियस सवालिया निशान नहीं छोड़े, बल्कि करप्शन के बड़े एलिगेशन सीधे सीधे उन्होंने लगाए हैं, और जो उसमें और KP की करप्शन की तो बड़ी होशरबा दास्तानें हैं। इन्होंने किया कि आपने मेरी बात उस वक्त बीच में रोक दी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और उस पर भी मैं भी आपके साथ आता हूं जो आपका इस पे कमेंट है कि ये देखें जो इन्होंने किया इन्होंने एक मॉरल ब्रिगेड की एक पोजीशन ले ली और खुद अपना जो दिल किया वहां पर करते गए। हालत तो ये है कि चीफ मिनिस्टर KP का जो PSO है वही DG एंटी करप्शन है,
कभी ऐसा भी हुआ है? वो जो इन्होंने वहां पर माइंस एंड मिनरल्स के मामलात के अंदर पूरी इन्होंने एक उधम मचा दी है। आप उसमें सेनेटर बेलोर की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन के देखें, जो डिटेल्स उन्होंने दी। अब इन्होंने शोर मचाए रखा दूसरों के खिलाफ बेबुनियाद, 40 साल पुराने उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उठा के डिक्लेरेशंस की बात पर कि इन्होंने अपनी किसी फॉर्म के अंदर कुछ डिक्लेयर नहीं किया, और इनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज की बात से, और खुद मुल्क को, सूबे को दोनों हाथों से लूटा, और इस तरह बेदरेग अंदाज में लूटा कि 13 से 14 डिपार्टमेंट्स हैं केपी गवर्नमेंट के। अभी ये बिल्कुल अपनी खातिर जमा रखें, इन सबको हम कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाएंगे, इनके खिलाफ इनके एक एक डिपार्टमेंट में